हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि क्यों हम लोग कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी वेरिएबल को हम कैसे कांस्टेंट बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनी कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है या एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 10 है वो कांस्टेंट है। तो 10 जो है वो कभी भी अपनी वैल्यू चेंज करके 8 या 7 नहीं कर सकता। ओके, तो कांस्टेंट क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो एक पर्सन है जो 3% पे जो है लोन दे रहा है। ओके, तो उसका कोई सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है? 3, ओनली 3, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। कैसा कांस्टेंट है? डेसिमल कांस्टेंट। अगर हम बात करें कि इन फ्यूचर उसको 3% से इंक्रीज करके उसको कितने परसेंट पे लोन देना है? 4% पे, तो क्या होगा कि 3 जो है वो कभी भी अपनी वैल्यू 4 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो किस टाइप का है? कांस्टेंट टाइप का है। और कांस्टेंट जो है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे। ओके, सपोज रेट नाम से हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या इनिशियलाइज करवा सकते हैं? 3। तो इन फ्यूचर जब उस पर्सन को अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, उस टाइम पे हम वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। यहाँ से 3 को रिमूव करके हम क्या करेंगे? 4। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज भी कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम कांस्टेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो कांस्टेंट जो है वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है कभी भी। ओके, तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर हम 10 इनिशियलाइज करवा रहे हैं। 10 क्या है? हमारा डेसिमल टाइप की वैल्यू है। और अब हम अगर कहीं पे भी अपने पूरे कोड के अंदर अगर हमें नीड है कि हम क्या करें कि 10 की वैल्यू को इंक्रीज करके अगर हमें 20 करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? x इक्वल्स टू 20। ओके, या फिर बाद में कभी भी और पूरे कोड के नीचे सपोज यहाँ पे हमें 30 करना है। ओके, तो इस कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेरिएबल्स की हेल्प से वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, लेकिन कॉन्स्टेंट्स की नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक और एग्जांपल समझे तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ऑब्टेन मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है हमारे पास, सेकंड वेरिएबल है टोटल मार्क्स नाम से। ओके, तो क्या होता है कि क्या एक क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ सकते हैं कि सबके 50 मार्क्स आ रहे हैं या सबके 60 मार्क्स आ रहे हैं? सपोज टोटल मार्क्स हमारे पास 500 है। क्या हमेशा हर एग्ज़ाम 500 का ही होगा? ऐसा भी नहीं है, हमें चेंज करने की नीड हो सकती है। सपोज इस बार जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, एग्जाम के, वो कितने हैं? 600 है, 500 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यानी कि मार्क्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, क्लास टू क्लास वेरी कर सकते हैं। ओके, सपोज 10th क्लास है तो 600 टोटल मार्क्स है, अगर 12th क्लास का बोर्ड है तो 500 टोटल मार्क्स है। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात करें, ऑब्टेन मार्क्स की बात करें, तो किसी के 500 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 400 आ रहे हैं, किसी के 320 आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो मार्क्स की जो वैल्यू है, तो ऑब्टेन मार्क्स की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रही है। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो वो भी वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो 100 है, क्या परसेंटेज के फॉर्मूला में कभी भी 100 को हम चेंज करते हैं? यानी कि इसको हम कभी भी 200 या फिर 300 करते हैं, इसको चेंज करके नहीं करते हैं। तो 100 क्या है? यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ऑब्टेन मार्क्स और जो हमारा टोटल मार्क्स है ये हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स। यानी कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर हमारा 100 जो है उसको अगर हम किसी वेरिएबल में, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक और वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं सपोज ए नाम से। ओके, उसके अंदर हम लोग 100 इनिशियलाइज करवा रहे हैं, फिर उसको ए नाम के वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं।
तो उससे क्या होगा कि अगर हम एक और बात करें, क्या होता है कि हर एक वेरिएबल जो है वो रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यानी कि ऑब्टेन मार्क्स है वो मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हमारा जो टोटल मार्क्स नाम से जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर जाके स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब अगर हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं तो ये भी मेमोरी में जाके स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि यही एक डिफरेंस है कि कांस्टेंट्स जो होते हैं वो मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब हम लोगों को पता है कि कभी भी इस फॉर्मूला में 100 जो है वो कभी भी चेंज हम लोगों को नहीं करना है, इन फ्यूचर कभी भी हम लोगों को ऐसी नीड नहीं आएगी कि हम लोग इस 100 को कभी भी चेंज करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं उस केस में कि हम लोग कॉन्स्टेंट्स को ही यूज़ करते हैं, ना कि वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि ये जो क्या करेगा, ये वेरिएबल मेमोरी में जाके स्पेस कवर करेगा, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट है यानी कि जो 100 है वो मेमोरी में स्पेस कवर नहीं करेगा। ओके, तो अब क्या होगा कि इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो हमारे परसेंटेज नाम के वेरिएबल में जो है इनिशियलाइज करवा दिया जाएगा। अब परसेंटेज जो है वो भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती है। ओके, सपोज इसका टोटल रिजल्ट किसी की 86% है, किसी की 87 है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स को इनिशियलाइज करवाते हैं। 10 क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ये हमारा है डेसिमल टाइप का कॉन्स्टेंट है। किस टाइप का है? डेसिमल। अगर हम सी की बात करें, ओके, ये हमारा क्या है, कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट है। अगर हम बात करें सपोज कोई भी अगर हम नाम ले, STUDENT, ओके, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें 28.73, ये हमारा किस टाइप का कांस्टेंट है, फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है। तो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं हमारे कांस्टेंट्स के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम लोग किस में इनिशियलाइज करवाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर। फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी भी हम उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, जितनी बार भी हम चाहें या अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी भी हम उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, या यूज़र से उस वेरिएबल के अंदर हम इनपुट ले सकते हैं। आगे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंटेक्स टू डिफाइन कांस्टेंट। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल है हमारा, सेम ये लाइन हमारी सेम थी कि इंटीजर टाइप का हमारा एक्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम 5 इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जो कि किस टाइप का है, हमारा कांस्टेंट टाइप का है। किस टाइप का है? कांस्टेंट, जो कि हमारा कांस्टेंट है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमारा एक्स नाम का वेरिएबल है इसको हम लोग कांस्टेंट बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकें। अभी तक हमने बात की थी कि 5 जो है कांस्टेंट है हमारा, यानी कि 5 की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको x में इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो x की वैल्यू हम कभी भी 6 या अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल को ही कांस्टेंट बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने बात की कि कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अब हम वेरिएबल को ही कांस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो सपोज एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, किसका है, RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स की हुई है। कितनी की हुई है? सपोज 13.17 की हुई है। ओके, ROI की वैल्यू जो है वो RBI ने क्या डिसाइड की है, 13.17, यानी कि जो भी बैंक्स हैं, सपोज SBI हो गया या यूनियन हो गया या जो भी अदर बैंक हैं, वो सब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि जिसकी वैल्यू किसने डिसाइड की है, RBI ने। यानी कि हर एक जो भी अदर बैंक्स हैं वो कौन सी वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, इस ROI को। यानी कि अब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये लोग ROI नाम का वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसमें जो वैल्यू है वो किसने फिक्स की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, तो ये तो हम सिंपल वेरिएबल से भी कर सकते थे। ओके, कि हम लोग किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू डलवा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये तो सिंपल वेरिएबल से भी कर सकते थे, लेकिन इसको कांस्टेंट हमने क्यों बनाया? सपोज SBI है, सपोज SBI क्या कर रहा है कि जो RBI ने जो वैल्यू डिसाइड की है, यानी कि 13.17, उसको इंक्रीज करके, यानी कि 14.17, सपोज
14.17 पे किसी को भी लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एसबीआई नहीं कर सकते अगर इस वेरिएबल को हम लोगों ने कांस्टेंट बनाया होता, यानी कि इसकी वैल्यू जो है उसका कंट्रोल कहाँ पे है, इस वेरिएबल का कंट्रोल किसके पास में है, आरबीआई के पास है। किसके पास, आरबीआई के पास, यानी कि आरबीआई ही इस जो आरओआई नाम का हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज अब आरबीआई ही क्या कर रही है, 14.17 कर रहे हैं इस वेरिएबल की जो वैल्यू है 13.17 से, ओके। तो ये काम हो सकता है, लेकिन एसबीआई या यूनियन बैंक या कोई भी अदर बैंक जो है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारा डिफरेंस होता है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते हैं तो उसको हम लोग एक ही जगह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हर कोई जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। और जब आरबीआई ने इसकी वैल्यू चेंज की 4.17 3.17 से 4.17, तो इसका इफेक्ट जो है वो हर एक जगह दिखाई देगा, ओके। एसबीआई के पास में भी वो चेंज हो जाएगी आरओआई की वैल्यू, यूनियन के पास भी या सभी बैंकों के पास में, ओके। तो अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें, सपोज अब मैंने हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एसबीआई का सॉफ्टवेयर है, यूनियन है, आरओआई है, इन सब के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते, 13.17 सॉरी, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम लोग यूज़ कर रहे होते, अब सपोज आरबीआई से क्या ऑर्डर आया है कि हम लोग जो आरओआई है उसको चेंज करने वाले, इंक्रीज करने वाले, कितना करने वाले, 14.17। तो अब क्या होता कि इतने थाउजेंड्स ऑफ कोड के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते कि 3.17 को सर्च कर रहे होते, फिर उसकी जगह हम लोग क्या कर रहे होते, उसको रिप्लेस किससे कर रहे होते, 4.17 से। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह पे हम लोगों को, यानी कि जहाँ पे भी आरओआई नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसको जहाँ पे भी डिक्लेयर किया हुआ है, हम लोग सिर्फ वहीं पे 13.17 से क्या कर देते, 14.17, यानी कि हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे हमारा बच चुका है कि हम लोग सिर्फ एक ही जगह से हमें इसको चेंज करने की नीड है, ना कि हर जगह जाके हम लोग 3.17 को पहले सर्च कर रहे हैं इतने थाउजेंड्स ऑफ कोड के लाइन के अंदर, ठीक है, और फिर उसको 14.17 कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को करने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम लोग कैसे कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कि किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट टाइप का बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद डेटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल नेम आता है, फिर हमारी आती है वैल्यू। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद में डेटा टाइप कि किस डेटा टाइप का हमारा वेरिएबल है, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद हम लोग उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। अब डिक्लेरेशन के टाइम पे ही, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। अगर हम बात करें डिक्लेरेशन कैसे होती है, सपोज इंट ए करके हम लोगों ने छोड़ दिया, ये क्या है, हमारा डिक्लेरेशन है कि ए नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, हमारा इंट है, ठीक है, कि ए जो नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब ए को अगर हम यहीं पे 5 इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी वेरिएबल को कांस्टेंट टाइप का हम लोग बनाते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को नेसेसरी होता है कि उसको वैल्यू भी हम लोग इनिशियलाइज करें, ओके। तो ये नहीं कर सकते हम लोग कि पहले हम इंट एक्स और इसको कांस्टेंट टाइप का बना रहे हैं, ऐसे हम लोग करके छोड़ रहे हैं, और फिर बाद में इसको वैल्यू इनिशियलाइज करें। सपोज इंट x इक्वल्स टू 5, पहले हम लोगों ने डिक्लेयर किया, उसके बाद हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स रॉन्ग है। हम लोग क्या करते हैं कि उसी टाइम पे जब डिक्लेरेशन किया हम लोगों ने, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवाते हैं। लेकिन सिंपल वेरिएबल के साथ ये केस नहीं होता है। सिंपल वेरिएबल को हम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं, उसको बाद में हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वेरिएबल को कॉन्स्टेंट टाइप का बना रहे हैं तो उस केस में उसको वैल्यू जो है वो उसी टाइम पे इनिशियलाइज करनी नेसेसरी है। अब बात करते हैं दी कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ कॉन्स्टेंट टाइप। कॉन्स्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट टाइप वेरिएबल्स वैल्यू रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब इनकी जो वैल्यू है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर, ओके, चाहे कितने भी लाइन्स का, चाहे थाउजेंड्स ऑफ लाइन का हमारा कोड है, लेकिन उसके अंदर हमारा जो एक्स नाम का वेरिएबल रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, ना ही हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। It is necessary to assign the value to the constant variable at the time of declaration, otherwise compile time error occur। कि डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, ना कि पहले डिक्लेरेशन करके छोड़ रहे हैं हम लोग फिर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा रॉन्ग सिंटेक्स है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा।
कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, किसी भी डेटा टाइप के हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ओके, सपोज ये हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट फ्लोट एक्स इक्वल्स टू, या हम इसको x लिया हुआ है तो a कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 7.13। ओके, तो इस तरीके से किसी भी डेटा टाइप के हमारे कांस्टेंट्स हो सकते हैं। अब एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे जो पाई नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का है, हमारा डेटा टाइप उसका फ्लोट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टाइप का बना रहे हैं, और उसी टाइम पे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, 4.17। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस टाइम पे हमारा आउटपुट ये रहेगा। 4 एक्स्ट्रा में 0 है क्योंकि हम %f फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करें, ये हम लोग आगे डीपली डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर %f क्या करता है कि जो हमारा जो भी डिजिट है, ओके, पॉइंट के बाद में वो 6 वैल्यू लेता है, 6 डिजिट्स लेता है। कितनी डिजिट लेता है, 6 डिजिट लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स थी तो 4 0 इसने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब अगर हम वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया हमारे पाई नाम के वेरिएबल को, वैल्यू इनिशियलाइज की। अब हम जब उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 3.14 से 4.5 हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे हमारे पास में कंपाइल टाइम एरर रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का बन चुका है, कांस्टेंट टाइप का, और जो कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हम जो है बाद में चेंज नहीं कर सकते। ओके, डिक्लेरेशन के यहीं से हम लोग अगर चाहें तो यहीं पे हम लोग 4.5 कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या रहेगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, यानी कि अब हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। आगे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हैश डिफाइन का यूज़ करके हम लोग प्री प्रोसेसर्स के थ्रू हम लोग किसी भी कांस्टेंट नेम को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम इस लाइन की बात करें तो हैश डिफाइन, फिर ये हमारा कांस्टेंट नेम है, ये हमारी वैल्यू है। सिंटेक्स की बात करें, हैश डिफाइन कांस्टेंट नेम एंड देन वैल्यू, नो असाइनमेंट ऑपरेटर, नो सेमीकोलन। तो हमारे जो अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा मैक्रो। तो अब जहाँ पे भी हम लोगों ने पूरे कोड के अंदर, अपने कोड के अंदर जहाँ पे भी पाई लिखा हुआ होगा, इस मैक्रो का नाम लिखा हुआ होगा, उस केस में क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट है, रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। यानी कि क्या होगा, हमारे पूरे कोड के अंदर जहाँ पे भी पाई नाम PI लिखा हुआ होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, हमारा रिप्लेस होके 3.14। देखो क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम थोड़ा डीपली जाएं तो ये हमारी फाइल है test.c नाम से। .c हमारे जो सी का कोड होता है उसका एक्सटेंशन होता है। तो क्या होता है कि जब हमारी ये फाइल कंपाइलर के पास पहुंचती है उससे पहले एक और प्रोसेस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमारी जो .c फाइल है उसको कन्वर्ट किया जाता है test.i, यानी कि .i फाइल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड कोड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड कोड। अगर .c की बात करें तो ये हमारा होता है सोर्स कोड, यानी कि जिसके अंदर किसी भी प्रोग्रामर ने या हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है, वो हमारा क्या होता है, सोर्स कोड। उसके बाद क्या होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि .c फाइल किस में कन्वर्ट होती है, .i फाइल में कन्वर्ट होती है, जिसको हम एक्सपेंडेड कोड बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जहाँ पे भी, यानी कि अब हमारी जो .i फाइल है इसके अंदर जहाँ पे भी हम लोगों ने पाई लिखा था वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3.14। क्या हो जाएगा, 3.14, यानी कि पाई जो है, अब जो 3.14 है वो हमारा रिप्लेसमेंट टेक्स्ट है, यानी कि पाई की जगह हर जगह क्या हो जाएगा, 3.14। अगर हम देखें तो ये जो है हमारी, ये है test.i फाइल, यानी कि हमारा एक्सपेंडेड कोड है। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पाई लिखा था,
वापस कोड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम लोगों ने पाई लिखा था, लेकिन एक्सपेंडेड कोड की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है 3.14, यानी कि अब जो कंपाइलर के पास फाइल जाएगी वो कौन सी होगी, हमारी एक्सपेंडेड कोड होगा। तो जब कंपाइलर के पास में ये फाइल जाती है तो उस टाइम पे मैक्रो नहीं होता है, कोई भी कॉन्स्टेंट नेम नहीं होता है, कंपाइलर के पास में क्या जाता है, हमारा कॉन्स्टेंट ही जाता है, जो कि किस टाइप का है, फ्लोट। ओके तो कंपाइलर के पास में ये फाइल पहुंचती है। अगर हम ये बात करें तो ये हमारा लगभग कितने लाइन 1043 इतनी लाइंस का हमारा कोड है। ये बात करें तो ये हमारी वो फाइल है जो हम लोगों ने अपने कोड के अंदर इंक्लूड की हुई है, यानी कि ये वाली फाइल #include_stdio.h ये पूरा उसका कोड है। उसके बाद जो मैक्रो है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था #define। ओके ये वाली जो लाइन लिखी थी #define पाई 3.14, यहाँ पे देखें तो ये रिमूव हो चुकी है। ओके तो प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे यानी कि .i फाइल में क्या होता है कि हमारी जो भी कोड हमारी फाइल्स का होता है stdio.h जो भी हम लोगों ने अपने कोड के अंदर इंक्लूड किया है, सोर्स कोड के अंदर, उनका जो भी कोड है उसको एक्सपेंडेड कोड के अंदर पेस्ट कर दिया जाता है, सभी मैक्रोज को रिमूव कर दिया जाता है, और ये फाइल जो है हमारी ये किसके पास पहुंचती है, हमारे कंपाइलर के पास। ओके आगे आते हैं, टाइप्स की बात करें, अगर हम कॉन्स्टेंट्स के टाइप की बात करें तो प्राइमरी कॉन्स्टेंट एंड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। प्राइमरी की बात करें तो न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर, नॉन न्यूमेरिक भी हम बोल सकते हैं। नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक की बात करें तो इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स की बात करें तो डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। सेकेंडरी की बात करें एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम। तो ये सब हम लोग प्राइमरी कांस्टेंट्स हम लोग देखने वाले हैं। ये हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग एरे पढ़ रहे होंगे या पॉइंटर पढ़ रहे होंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सब जो हैं अलग से कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर। तो जब हम इनको कवर कर रहे होंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि एरे टाइप का कांस्टेंट हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इन सबको देखेंगे। आज हम ये सब देखेंगे कि हमारा डेसिमल जो कांस्टेंट है वो कैसा होता है, ऑक्टल कांस्टेंट, बाइनरी कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डेसिमल इंटीजर के ऊपर कि हमारा जो डेसिमल कांस्टेंट होता है क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग, चाहे वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, उसके अंदर हम क्या काम में लेते हैं 0 to 9, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो वो किससे मिलके बनी हुई होती है, 0 to 9 डिजिट से बन के मिली हुई हो। अगर हम बात करें 2 3 7 8 5 3 8 1 9 0 2, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो वो किन से मिलके बनी हुई होती है, 0 to 9। ओके तो हम लोग अपनी लाइफ के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं वो किस टाइप की होती है, डेसिमल टाइप की होती है। ओके तो डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, इसलिए ये सिर्फ 0 to 9 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको सपोर्ट करता है। इंटीजर कांस्टेंट कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यू कैन नॉट यूज़ स्पेस और कोमा ऑपरेटर इन इंटीजर कांस्टेंट। हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो बड़ी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको थोड़ा इजी यानी कि समझने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोमा ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने क्या लिखा 10,000, तो हम लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग इनको कोमा ऑपरेटर से सेपरेट करते हैं। ओके और बड़ी वैल्यू है तो उसको भी हम लोग कोमा ऑपरेटर से हम लोग सेपरेट करेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो कोमा ऑपरेटर है उसका यूज़ कंपाइलर के लिए कुछ और है, यानी कि कंपाइलर के लिए हमारा जो कोमा ऑपरेटर है उसको किसी ना किसी अदर स्पेसिफिक टास्क के लिए रखा गया है, यानी कि उसका कोई अदर काम है सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम लोग जो कोमा ऑपरेटर है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट x इज इक्वल्स टू 10 and 333 हम लोग ये कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास कंपाइल टाइम एरर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग कोमा ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। ओके अगर हम करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर रहेगा, लेकिन अगर हम इसको सिंपली इस तरीके से लिखते हैं तो उस टाइम पे हमारे कंपाइलर के लिए इसका सेम मीनिंग रहेगा कि ये 10,000 है। ओके तो हम कोमा ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। आगे आते हैं, ऑक्टल इंटीजर की बात करें अगर हम, तो ऑक्टल इंटीजर का जो बेस होता है ऑक्टल का वो हमारा 8 होता है। तो ये सिर्फ 0 to 7 जो डिजिट्स हैं उनको सपोर्ट करता है। ऑक्टल नंबर आर प्रीफिक्स विद 0, यानी कि जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं उनका प्रीफिक्स 0 होता है।
अगर हम यहाँ पे देखें ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर हम 0 1 0 इनिशियलाइज करवा रहे हैं। प्रीफिक्स में क्या है हमारा 0 और डिजिट हम लोग 0 to 7 यूज़ करते हैं, तो दोनों 0 to 7 के बीच में ही है, 0 भी और 1 भी। ओके, तो अब हम एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम लोग प्रीफिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल का जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो 0x होता है। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का जो प्रीफिक्स होता है वो हमारा 0b होता है, स्मॉल कैपिटल दोनों में हो सकता है। ओके, तो हम लोग प्रीफिक्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर है सपोज 0x10, ओके, तो ये हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा हेक्साडेसिमल। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 101 किस टाइप की वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू का नंबर सिस्टम क्या है, क्या ये ऑक्टल टाइप की है, या ये हेक्साडेसिमल टाइप की है, या ये बाइनरी टाइप की है। तो अगर हम देखें तो ये डेसिमल भी है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के अंदर 0 to 9 डिजिट्स आते हैं। अभी हमने बात की कि ये ऑक्टल भी हो सकता है, ऑक्टल के अंदर 0 to 7 डिजिट्स आते हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसके अंदर 0 to 9 एंड A to F हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी की बात करें तो 0 and 1, तो ये तो सब हो सकता है ना, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है ये नंबर हमारा बाइनरी भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। तो जब हम इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं तो हमारा कंपाइलर भी कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो कंपाइलर के इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रीफिक्स में अगर हम लोगों ने 0 लिखा हुआ है तो उस वैल्यू को क्या मान लिया जाएगा, जो ऑक्टल मान लिया जाएगा। लेकिन 0 प्रीफिक्स के बाद में भी जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 0 to 7 हो सकती हैं। यानी कि अगर हम लिखते हैं 0 7 8, तो इस टाइम पे हमारे पास कंपाइल टाइम एरर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कंपाइलर क्या कंफ्यूज हो जाएगा कि हम लोग 0 यहाँ पे प्रीफिक्स में देके हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको ऑक्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग 0 to 7 की रेंज से भी बाहर जा रहे हैं। तो इस टाइम पे कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। तो हम लोग प्रीफिक्स में 0 रखते हैं ताकि हमारा कंपाइलर समझ सके कि ये जो नंबर है वो किस टाइप का है, हमारा ऑक्टल इंटीजर टाइप का है, और जो डिजिट्स होंगी वो सिर्फ 0 to 7 ही होनी चाहिए। ओके, 7 6 5 हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिजिट्स जो हैं वो 0 to 7 होनी चाहिए। अब हेक्साडेसिमल और इनकी बात करें, अगर हम आगे आते हैं, ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं 0 1 0 हम लोग इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अगर इसको प्रिंट हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से, तो ये क्या करेगा, पहले हमारे जो ऑक्टल डेसिमल है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल के अंदर। जो हमारा ऑक्टल कांस्टेंट है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, पहले डेसिमल कांस्टेंट के अंदर। तो 0 1 0 इसका जो डेसिमल होता है वो क्या होता है 8 होता है। तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएगा, 8 प्रिंट करवाएगा। ऑक्टल इंटीजर ही अगर हम लोगों को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। क्या होता है, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास होता है, %o। तो इससे क्या होता है, %c हमारा होता है कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने के लिए। %o क्या करता है कि हमारी जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट जो प्रीफिक्स है उसको रिमूव कर देता है, और बाकी जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज़ जो है वो प्रिंट करवा देता है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में 0 था, 0 को रिमूव कर दिया गया है और क्या प्रिंट करवाया गया है यहाँ पे 10 ओके। तो क्या करता है %0 जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा, कि हमारा %o, तो प्रीफिक्स जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो वैल्यू जो बची हुई है उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाया जाता है। अगर हम फ्लोट की बात करें तो हमारे ऑक्टल के अंदर अगर हम 010.23 ये लिखा हुआ है, इस वेरिएबल में हम लोग ये इनिशियलाइज करवा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर है उस केस में क्या होगा कि इसको एज इट इज़ प्रिंट करवाया जाएगा। ये जो 0 है उसको कंपाइलर क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और जो ये डिजिट है हमारी पूरी जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा 10.23 और 40 एक्स्ट्रा में ऐड करेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल होते हैं वो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लेते हैं, कितनी डिजिट लेते हैं, 6 डिजिट्स। तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट हैं, इसलिए ये 4 डिजिट जो है खुद की तरफ से ऐड कर रहा है। तो इस केस में
हमारा जो प्रीफिक्स है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और पूरी वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट करवा दी जाएगी। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल नंबर आर प्रीफिक्स विद 0x। हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने अभी बताया था 0x। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स दोनों में हो सकता है। हेक्साडेसिमल नंबर रिकॉग्नाइज ओनली डिजिट फ्रॉम 0 to 9। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। इसके अंदर हम लोग 0 to 9 एंड A to F हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका बेस क्यों? क्योंकि 16 होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें 0xFEE हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि F और E जो है वो हमारे किसके अंदर आते हैं, A to F की रेंज के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें 0xZ अगर हम लिखते हैं ZE, सपोज ये हमने एक नंबर लिखा, तो इस केस में कंपाइल टाइम एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि Z जो है वो A to F की रेंज से बाहर जा चुका है। अगर हम बात करें 0x172, इस केस में ये क्या रहेगा, हमारा हेक्साडेसिमल रहेगा। अगर हम इसको सिर्फ 172 लिखते उस टाइम पे इसको क्या कंसीडर किया जाता, डेसिमल। अगर हम इसके प्रीफिक्स में 0 लिखते तो उस टाइम पे इसको क्या कंसीडर किया जाता, ऑक्टल। अगर हम 0x यूज़ कर रहे हैं प्रीफिक्स में तो उस केस में इस नंबर को क्या कंसीडर किया जाएगा, हेक्साडेसिमल कंसीडर किया जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हम क्या इनिशियलाइज करवा रहे हैं, 0x10। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस टाइम पे क्या होगा कि हेक्साडेसिमल को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसको प्रिंट करवाया जाएगा। यानी कि इसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है 0x10 की वो क्या होती है, 16 होती है, तो 16 प्रिंट करवाया जाएगा। अगर हम हेक्साडेसिमल इंटीजर्स की फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें तो वो होता है हमारा %x। क्या होता है, %x। तो इस केस में क्या होता है कि प्रीफिक्स जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जैसा कि सेम ऑक्टल में था, और जो पूरी वैल्यू है, जो भी रिमेनिंग वैल्यू है, उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया जाता है। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो वो हमारे जो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर होता है, तो हम लोग फ्लोट जो है यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम यूज़ करते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंट की वैल्यू ली, 0.23 हम लोगों ने लिखा, तो इस केस में हमारे पास में कंपाइल टाइम एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की। बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है, तो ये सिर्फ 0 और 1 को सपोर्ट करता है। प्रीफिक्स में हमने बात की थी 0b हम यूज़ करते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने 0b प्रीफिक्स में यूज़ किया और 0 और 1 डिजिट की हेल्प से हम लोगों ने एक नंबर बनाया। अगर हम सिर्फ 1000000 अगर हम ये लिख रहे होते उस टाइम पे इसको क्या कंसीडर किया जाता, डेसिमल कंसीडर किया जाता। अगर हम प्रीफिक्स में 0b यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी कांस्टेंट जो है, इसको कंसीडर किया जाएगा। अगर हम रेंज से बाहर जाने की कोशिश करते हैं 0b 1 2 0 1, ये हम लोग ऐसा अगर हम नंबर लेते हैं तो उस टाइम पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रीफिक्स में 0b लेके क्या कर रहे हैं, 0b यूज़ करके उसको बाइनरी भी बना रहे हैं, लेकिन हम लोग 2 भी यूज़ कर रहे हैं जो कि 0 और 1 की रेंज से बाहर जा चुका है। ओके, अगर हम बात करें बाइनरी नंबर्स को प्रिंट करवाने की तो उस केस में क्या होगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको प्रिंट करवाया जाएगा। तो इसकी जो डेसिमल जो हमारी बाइनरी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 होती है। ओके, तो 9 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करवाया जाएगा। अगर पॉइंटिंग वैल्यूज़ की बात करें तो पॉइंटिंग वैल्यूज़ जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, हमारे इंटीजर टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं। तो ये पॉइंटिंग वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता है। उस टाइम पे हमारे पास कंपाइल टाइम एरर रहेगा। फटाफट से रिवीजन करते हैं। हमारे जो डेसिमल कॉन्स्टेंट्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, अनसाइंड भी हो सकते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। ओके, स्मॉल u या कैपिटल U हम दोनों यूज़ कर सकते हैं उसको अनसाइंड बनाने के लिए। UL अनसाइंड लॉन्ग। ओके, तो कोई भी नंबर है अगर हमारा
ठीक है। तो जो कि किस डिजिट से मिलके बना हुआ हो, 0 to 9। ओके, क्यों? क्योंकि इसका जो बेस होता है वो कितना होता है हमारा, 10 होता है। तो ये 0 to 9 डिजिट्स को सपोर्ट करता है। वो सारी हमारी क्या होती हैं, डेसिमल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो पॉइंटिंग वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स या फिर रियल कॉन्स्टेंट्स भी हम बोलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें ये एफ यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को अगर हम 450.6 की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, डबल है। यानी कि जो भी हमारी पॉइंटिंग वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, डबल डेटा टाइप की होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एफ यूज करके हम इसको फ्लोट टाइप का बना रहे हैं। ओके, तो टाइप कास्टिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस टाइम पे इन चीज़ों को डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल क्यों है वो हम लोग बात करें अगर, तो क्या होता है कि डबल का अगर हम बात करें, साइज़ की बात करें तो ये 8 बाइट्स का होता है। ओके, फ्लोट की बात करें अगर हम तो ये हमारा 4 बाइट्स का होता है। कितनी बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का। तो उस डेटा टाइप को बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप वो होता है जिसकी साइज़ लार्जर होती है। तो यहाँ पे डबल की साइज़ ज़्यादा है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का, वो हमारा क्या होगा, डबल होगा। ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो हमारा 8 होता है, यानी कि 0 to 7 डिजिट्स को ये सपोर्ट करता है। तो 0 to 7 डिजिट से मिलके ये सब बनी हुई है। प्रीफिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 0 यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें हम लोग 0 7 8 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे कंपाइल टाइम एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इस रेंज से बाहर जा चुके हैं। 8 हमारा 0 to 7 की रेंज में नहीं आता है। तो ऑक्टल कॉन्स्टेंट जो है वो 0 to 7 डिजिट्स को ही सपोर्ट करता है, और उसको ऑक्टल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स में 0 यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल के प्रीफिक्स में 0x हम यूज़ करते हैं। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। तो ये 0 to 9 एंड 8 to एफ डिजिट्स को सपोर्ट करता है। अगर हम रेंज से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, सपोज़ हम कर रहे हैं 0xWA, ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास में कंपाइल टाइम एरर रहेगा। क्यों? क्योंकि W जो है वो हमारे A to F की रेंज में नहीं आता है। बाइनरी कांस्टेंट की बात करें तो प्रीफिक्स में 0B होता है, इसका बेस 2 होता है, इसलिए ये सिर्फ 0 एंड 1 को सपोर्ट करता है। अगर रेंज से बाहर जाएंगे तो कंपाइल टाइम एरर रहेगा। अगर हम 0 1 0 लिख रहे हैं, सपोज 1 0 1 0 लिख रहे हैं, ओके, तो इस टाइम पे इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, डेसिमल कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रीफिक्स में 0 भी नहीं यूज़ किया है। ये स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकते हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो /n, ये तो हमारे 2 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो ये कैरेक्टर कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो /n जो है वो हमारा एस्केप कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एस्केप कैरेक्टर, एस्केप कैरेक्टर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डीपली। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को किसमें एनक्लोज किया जाता है, डबल कोट्स के अंदर। ओके, अगर हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं और उसको डबल कोट्स के अंदर हम लोग एनक्लोज कर रहे हैं तो उसको भी क्या कंसीडर किया जाएगा, स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। सपोज मैं 2 लिख रही हूँ, 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर रहे हैं, तो 2 को भी क्या कंसीडर किया जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। 2 को अगर हम डबल कोट्स में एनक्लोज कर रहे हैं उस केस में इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें मोर फैक्ट्स की बात करें तो हर एक जो हमारा इंटीग्रल टाइप के जो लिटरल्स होते हैं उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर। ओके, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो, ठीक है, हम लोगों ने अभी बात की थी। द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ऑफ एनी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज़ डबल होता है। हर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो डबल होता है। क्यों? क्योंकि डबल की साइज़ जो है वो 8 बाइट होती है और फ्लोट की साइज़ 4 बाइट होती है। तो जिस भी डेटा टाइप की साइज़ जो है लार्जर होती है उसी को बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप कंसीडर किया जाता है। ऑक्टल लिटरल्स जो हैं उनका प्रीफिक्स 0 होता है। हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स 0x होता है। स्मॉल केस एंड अपर केस दोनों में हो सकता है। बाइनरी लिटरल्स की बात करें
तो हमारा जो प्रीफिक्स होता है वो 0B होता है। अपर केस एंड लोअर केस दोनों में हो सकता है बी। कैरेक्टर लिटरल्स की बात करें तो इनको सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है। स्ट्रिंग लिटरल्स को डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है। अगर हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, सपोज सी, उसको सिंगल कोट्स के अंदर हम एनक्लोज कर रहे हैं, तो उस केस में उसको कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। अगर हम इसी को डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर रहे हैं तो उस केस में इसको स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो नोट्स जो हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो आप लोगों का वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैप्पी कोडिंग।